Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Saidanwin and I am back with a new interesting and important topic of electromagnetism today, and that is Ampere's law. Ampere's law is also known as Ampere's circular law. इसलिए हम इसको circular law इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सर्कल के अंदर होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर एक वायर में से करंट पास कर रही है, फ्लो कर रही है और ऊपर की तरफ हम इसको देख रहे हैं और ये करंट कैरिंग वायर और इसके इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन सर्कल जो है वो जनरेट हो जाती है। ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है। We know that the electric current produces a magnetic field. Ampere, after carrying out a series of experiments, generalized his results into a law known as Ampere's circular law, by which the magnetic flux density B at any point due to a current carrying conductor can be easily computed as explained below. उस एम्पेयर एक साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जब ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था और वो उसने सेवरल टाइम्स किया और उसके बाद उसने एक लॉ जनरेट किया जिससे उसने कहा कि हम किसी भी करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द जो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है किसी भी पॉइंट पर वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसकी लॉ का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप किसी भी करंट कैरिंग वायर से जो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी है वो एट एनी पॉइंट जो है उसके इर्द गिर्द इन अ सर्कल वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे, अब ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको नज़र आ रहा है अलॉन्ग द टेंजेंट है टू द सर्कल, और लेंथ, अगर ये पूरा सर्कल जो इसके इर्द गिर्द बना है उसकी लेंथ एल है तो हम एक स्मॉल पैच ले सकते हैं ना। ये एक स्मॉल पैच है जिसकी लेंथ हम ले रहे हैं डेल्टा एल, ठीक है। डेल्टा एल इज़ द स्मॉल पैच लेंथ है। तो इस तरह नंबर ऑफ़ पैचेज़ अगर हम कंसीडर करें कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ पैचेज़ है 1 to n नंबर ऑफ़ पैचेज़ हैं और हर पैच की लेंथ कितनी है डेल्टा एल, ठीक है, स्मॉल लेंथ। तो n नंबर ऑफ़ पैचेज़ आप कंसीडर कर सकते हैं इस पूरे सर्कल के अंदर, ठीक है। रेडियस तो सेम रहेगा क्योंकि रेडियस कांस्टेंट होता है सर्कल में। आप किसी पॉइंट को भी ले लें आपको पता है उसके रेडियस जो है वो आर ही होता है, और बी जो है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है अलॉन्ग द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। यानी अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे तो इसके अलॉन्ग जो टेंजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड बी वो इस तरह से होगा। अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे तो उसके अलॉन्ग जो टेंजेंट है मैग्नेटिक फील्ड बी वो इस तरह से होगा, और इसी तरह से अप टू सो ऑन जिधर भी आप पॉइंट लेंगे इस सर्कल के ऊपर उसके ऊपर जो टेंजेंट होगा टू द सर्कल वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको कहते हैं, जो आपने कल पढ़ा था, उसको रिप्रेजेंट करता है एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। और हर पॉइंट की जो लेंथ है ऑफ स्मॉल पैच, जैसे आपने ये लिया है डेल्टा एल, अगर मैंने ये दूसरा पॉइंट लिया है तो इसकी लेंथ को भी आप क्या ले सकते हैं, स्मॉल लेंथ डेल्टा एल, ठीक है। इस तरह आप इसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं L1, अगर आपने सेम लेंथ L है आप सेम लेंथ भी डेल्टा एल ले सकते हैं, और इस तरह L1 L2 L3 इस तरह भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एल इस पैच की भी लेंथ है और हर पैच जो उसके अंदर है उसकी जो लेंथ है वो स्मॉल लेंथ है डेल्टा एल। इसी तरह इस पॉइंट को जो हमने लिया है जिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया उसकी जो स्मॉल लेंथ है वो डेल्टा एल है। तो हम ये कह सकते हैं देयर आर n नंबर ऑफ पैचेस इन दिस सर्कल, n पैचेज़ हैं, हर पैच की एक स्मॉल लेंथ है डेल्टा एल, क्योंकि जब हमने कोई जर्नलाइज काम करना होता है ना, कोई बड़ा काम करना है तो सिग्मा हम उसके लिए अप्लाई करते हैं कि नंबर ऑफ़ पैचेस कंसीडर करेंगे। हमने n नंबर ऑफ़ पैचेस ले लिया, हर पैच की लेंथ क्या है डेल्टा एल है, और जो मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई हो रही है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको आप कहते हैं वो कितनी है, b है, विच इज़ अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कल। इस तरह मैंने दूसरा पैच लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, अप टू सो ऑन n नंबर ऑफ़ पैचेस आप इसमें ले सकते हैं। और करंट जो है वो अपवर्ड फ्लो कर रही है तो राइट हैंड रूल लगाकर आपको अगर याद हो, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, इफ वी ग्रैस्प द करंट कैरिंग wire with our right hand, then the thumb will represent the direction of the current and the closed four fingers will represent the magnetic field around the wire. तो वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को शो करती हैं वायर के इर्द गिर्द। ओके स्टूडेंट्स, ये आई होप आपको ये याद होगा। तो इसी के ऊपर बेस करते हुए जो एम्पेयर्स लॉ है या एम्पेयर सर्कुलर लॉ है वो डिफाइन हुआ था, और इसको अब आप कैलकुलेशन में ये इस तरह से देख सकते हैं कि consider a closed path in the form of the circle of the radius r enclosing the current carrying wire. This enclosed path is referred as the Amperian path. आप इस closed path को अब एक Amperian path भी कह सकते हैं, ठीक है। Divide this path into the number of the elements like delta L. मैंने n number of elements में इसको divide कर लिया ना, n delta L जो है वो हमने बना लिए।
n पैचेस में डिवाइड कर लिया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ b डॉट डेल्टा l इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन b एंड डेल्टा l। थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जो इस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी b, किसी भी पैच का आप ले लें, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी b और डेल्टा l के दरमियान में जो एंगल है दैट इज़ थीटा। वो एंगल क्या है आपका? थीटा है, जो उस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और डेल्टा l के दरमियान में है। याद रखें कि b जो है वो टेंजेंट है टू द रेडियस r, ठीक है, l के टेंजेंट नहीं है वो। तो b आपको पता है टेंजेंट किसको कहते हैं? टेंजेंट वो होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, किसके साथ? रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ। सो b इज़ एट राइट एंगल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो टेंजेंट है एट द रेडियस, विद द रेडियस। तो रेडियस के साथ आप उसका 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लेकिन l के साथ उसका कोई भी आर्बिट्री एंगल हो सकता है जिसको हम थीटा कह रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर b डॉट डेल्टा l, जब आपको पता है जब इन दोनों का डॉट लेंगे b और डेल्टा l का, स्मॉल लेंथ का, डेल्टा l आपको मैंने कल भी बताया था कि लेंथ इज़ द, यहाँ पे जो हम लेंथ ले रहे हैं वो कौन सी लेंथ है? आपकी वेक्टर लेंथ है, ठीक है। तो b डॉट डेल्टा l को जब ओपन करेंगे तो b डेल्टा l आपको पता है डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो cos थीटा आता है, वेयर b cos थीटा रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट ऑफ b अलॉन्ग द एलिमेंट ऑफ द लेंथ डेल्टा l। ये उसी तरह से अगर आपको याद हो तो जब हम a डॉट b आपकी प्रीवियस क्लास में निकालते थे तो दो a और b कोई भी दो वेक्टर्स होते थे, तो इसको ओपन करके आता था ना a b cos थीटा, और हम कहते थे कि a cos थीटा जो है वो क्या चीज़ होती थी? वेयर a cos थीटा इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b। ये वही बातें हम इधर कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, के जब हम b डॉट डेल्टा l को खोलेंगे तो b डेल्टा l cos थीटा आएगा। इसमें जो b cos थीटा है वो आपका प्रोजेक्शन है b का इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा l, ठीक है। तो जैसे बात हम उधर करते थे a cos थीटा इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ b, ठीक है, जब हम a डॉट b को खोलते थे, तो सिमिलरली इस तरह अब हम इन आवर प्रेजेंट केस हम कह सकते हैं कि b cos थीटा रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट ऑफ b या प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग द एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा l। आई होप आपने ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो कंपोनेंट ऑफ b जो पैरेलल टू द l है, अलोंग का क्या मतलब होता है? पैरेलल। जब हम अलोंग डेल्टा l कह रहे हैं ना, ठीक है, अलोंग द एलिमेंट डेल्टा l, इसका मतलब है पैरेलल टू द डेल्टा l। जिसको हम अलोंग कहते हैं ना कि उसके साथ जा रहा है, इसका मतलब है वो उसके पैरेलल है, तो पैरेलल टू डेल्टा l है। थस b डेल्टा l रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द एलिमेंट डेल्टा l एंड द कंपोनेंट ऑफ b पैरेलल टू डेल्टा l। यहाँ तक तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया ये किस तरह से एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है वो आप किस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर। मोस्टली जो आपने काम जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है, मैं अभी आपको बताती हूँ वो किस तरह से आता है। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पियर्स लॉ की, यहाँ से शुरू होती है इसकी डेफिनेशन ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, ये उसकी डेफिनेशन है। अब एम्पियर्स स्टेटेड दैट द सम ऑफ द क्वांटिटीज b डॉट डेल्टा l, यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करनी है। तो एम्पियर ने क्या स्टेट किया? दैट द सम ऑफ द क्वांटिटीज b डॉट डेल्टा l फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स इनटू व्हिच द कंप्लीट लूप हैज बीन डिवाइडेड इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोजिंग बाय द लूप। अब नई टर्म आप पढ़े हैं म्यू नॉट। एम्पेयर ने ये कहा कि ये जो b डॉट डेल्टा l है, बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो वो ये कह रहा है कि ये जो b डॉट डेल्टा l है, इनका जो सम है, यानी सिग्मा कह लें b डॉट डेल्टा l का, सम ऑफ b डॉट डेल्टा l दिस इज इक्वल टू द म्यू नॉट आई। ये भी आप आगे भी देखेंगे, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए इधर बता रही हूँ आपको स्टेटमेंट के साथ कि सिग्मा का मतलब होता है सम। जितना भी b डॉट डेल्टा l है आपकी इस डायग्राम में, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जिसकी लेंथ डेल्टा l है और उसका डॉट प्रोडक्ट आप b के साथ ले रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ, तो उन सारे डॉट प्रोडक्ट का जो सम है b डॉट डेल्टा l दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वेयर म्यू नॉट इज द न्यू टर्म जिसको हम परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। परमिएबिलिटी जो है वो रिलेटेड होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ, ठीक है। जैसे आपने पहले पढ़ा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एप्सिलॉन नॉट की टर्म पढ़ते थे, अगर आपको याद हो, तो एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए हमारे पास जो टर्म आती है वो होती है म्यू नॉट। ये म्यू का सिंबल है, ग्रीक लेटर होता है, और उसके नीचे नॉट, जीरो जो है उसको नॉट कहते हैं। तो म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से रिलेट होती है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता था ऑफ फ्री स्पेस, जबकि म्यू नॉट जो है वो ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और जहाँ कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी वहाँ ये म्यू नॉट भी होगा। सिग्मा का मैंने आपको बता दिया, सम का सिग्मा जो है, ये सिग्मा का सिंबल है ना, सिग्मा होता है, इसका मतलब होता है सम है। ये सिग्मा है, सिग्मा रिप्रेजेंट करता है किसको? सम को, ठीक है।
तो सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये कहने की कोशिश कर रहा है एम्पियर इस स्टेटमेंट में। म्यू नॉट क्या है? एज अ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसा यूनिट ऑफ अगर वैल्यू ले लें, जैसे उधर परमिटिविटी की एक कांस्टेंट वैल्यू थी, इसी तरह परमिएबिलिटी की भी एक कांस्टेंट वैल्यू है विच इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। मैंने जैसे कि आपको कहा कि म्यू नॉट जो है वो रिलेटेड, ये म्यू नॉट की वैल्यू है ना, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये उसकी वैल्यू वो आपको दे रहे हैं। जहाँ कहीं भी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस अब आप यूज़ करेंगे वहाँ पे ये वैल्यू जो है आपने न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की ये वैल्यू जो है वो यूज़ करनी है कि म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिलेटेड है इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ कि जब करंट फ्लो करती है तो जो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये उसकी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाह रही थी जो बोर्ड में आता है। डिफाइन एम्पियर्स सर्कुलर लॉ एंड कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। इस तरह से की क्वेश्चन अक्सर यूजुअली जो है वो बोर्ड में आता है, तो आपने इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये मैं आपको बताऊंगी एट द एंड। तो ये क्वेश्चन है वो। अब ये हमने इसकी यहाँ तक उसकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी, परमिएबिलिटी को भी डिफाइन कर दिया। ये उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। उन्होंने एक्सप्रेशन कैसे लिखी है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बी डॉट डेल्टा एल 1 फर्स्ट पैच के लिए प्लस बी डॉट डेल्टा एल 2 सेकंड पैच के लिए प्लस अप टू सो ऑन बी डॉट डेल्टा एल बीच में 7 कर लें। उन्होंने आर कहा हुआ है, आप कोई भी वेरिएबल 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन जितने भी पैचेस हैं, एंड आपने कहाँ करना है बी डॉट डेल्टा एल एन, क्योंकि हमने एन नंबर ऑफ पैचेस लिए हैं तो हम इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, बी डॉट डेल्टा एल एन इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये चीज़ जो मैंने आपको लिखवाई है म्यू नॉट आई, वेयर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड आई इज द टोटल करंट जो उस वायर में से फ्लो कर रही थी। इसको अगर आप पूरे को सिग्मा बना के लिखें, सम अप करके लिखें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सिग्मा आर इज एनी वेरिएबल, आप आर की जगह ए बी सी डी ई एफ कुछ भी लिख सकते हैं। सो आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, आपके टोटल नंबर ऑफ पैचेस कितने हैं 1 to n, तो आर वो वेरिएबल है जो आपके टोटल पैचेस को कवर कर रहा है 1 से लेकर n तक, और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, इन सारों का सम ऑफ ऑल दीज डॉट प्रोडक्ट्स जो आप ले रहे हैं दैट इज बी डॉट डेल्टा एल, और 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक, इन सब को अब आप क्या लिख सकते हैं आर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आर आपका वो वेरिएबल है जो 1 से लेकर n तक को शो कर रहा है। ये कह रहे हैं ना आप, r इज अ वेरिएबल विच इज रिप्रेजेंटिंग 1 to n, तो आप लिख सकते हैं b डॉट डेल्टा एल, और इस सारे की जगह ब्रैकेट के बाहर आप नीचे क्या लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में r, वेयर r इज अ वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग 1 to n नंबर ऑफ पैचेस एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस पॉइंट को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। वेयर बी डॉट डेल्टा एल और जो सबस्क्रिप्ट में आर है इज द वैल्यू ऑफ बी डॉट डेल्टा एल अलॉन्ग द आर्थ एलिमेंट। आर्थ एलिमेंट कौन सा है, जो कि 1 से लेके n नंबर ऑफ पैचेस को शो कर रहा है, एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इनटू विच द लूप हैज़ बीन डिवाइडेड, और आपके जो n है वो टोटल नंबर ऑफ पैचेस हैं, जितने आपने हमने कितने पैचेस लिए थे उधर n पैचेस लिए थे ना, वो टोटल नंबर ऑफ पैचेस हैं। दिस इज नोन एज एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब आपको जब वो पेपर में कहेंगे कि डिफाइन एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो आपने ये सारा कुछ नहीं लिखना, इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको पता है जब भी इस तरह से 2 पार्ट्स में क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, और 5 मार्क का क्वेश्चन होता है मैक्सिमम, तो 5 मार्क के क्वेश्चन में आपकी डेफिनेशन जो है वो 1 मार्क की होगी, और बाकी उन्होंने आगे जो कहा हुआ है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, उसमें 4 मार्क्स जो है वो लगेंगे, जिसमें उसकी डायग्राम भी आ जाएगी, उसकी डेफिनेशन, उसकी डायग्राम, उसकी एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन और उसका रिजल्ट। ठीक है, तो आपने डिफ़ाइन कितना करना है, डिफ़ाइन करने के लिए जितना मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पीछे से मार्क करवाई थी, ये वाली यहाँ से एम्पेयर स्टेटेड दैट, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक इसकी डेफिनेशन थी, और उसके बाद आप इसका सिंगल ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, या जो मैंने आपको पीछे लिखवाया था ये वाला जर्नल एक्सप्रेशन इस तरह से, सिग्मा इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बस याद रखें कि डॉट प्रोडक्ट में जब आप टर्म्स लिखेंगे तो ऊपर वेक्टर साइंस डालना ना भूलें। आपकी बुक में बोल्ड करके वो लिख रहे हैं ना, तो आप बोल्ड ना करें, आप बोल्ड करने से बेहतर है आप उसके ऊपर वेक्टर साइंस डालें, ताकि अंडरस्टूड हो जाए कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आप ये इसका इस तरह से भी आप उसका जर्नल एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकते हैं, या जैसे आपकी बुक में उन्होंने लिखा है ये वाला फाइनल एक्सप्रेशन, ये वाला भी आप उसकी डेफिनेशन के बाद लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब खाली डिफ़ाइन करने के लिए कह रहे हैं तो
1 मार्क या मैक्सिमम 2 मार्क्स की डेफिनेशन होगी, तो उसमें आप उसकी वो जो डेफिनेशन है यहाँ तक वो लिखें और साथ उसका एक्सप्रेशन लिखें। आगे उन्होंने क्या कहा, एंड कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनाइड। तो ये अब आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे विच इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, जो आप मैग्नेटिक फील्ड या जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी कहते हैं। फील्ड किसको कह रहे हैं, बी को ना, आपने बी कैलकुलेट करना है, जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनाइड। अब सोलेनाइड का होता है, सबसे पहले आप डेफिनेशन इधर देंगे ऑफ सोलेनाइड। अब डेफिनेशन ऑफ सोलेनाइड का, सोलेनाइड इज अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ द वायर, व्हेन करंट पासिस थ्रू सच अ कॉइल इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ये है सोलेनाइड, इन्होंने दिखाया हुआ आपका, इस तरह से होता है सोलेनाइड। इसमें टर्न्स होते हैं, ये जैसे एक टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉयल ऑफ द वायर है ना, इसके ऊपर कॉपर वायर ले लें या आयरन की वायर ले लें, अच्छा कंडक्टर ज़्यादातर कॉपर होता है, तो उसको आप वाउंड कर लेते हैं। वाउंड का मतलब होता है लपेट लेते हैं उसको इस तरह से सर्कल्स की फॉर्म में। फिर जब इस तरह के सोलेनाइड में से जब करंट फ्लो करती है, या आपने उसको बैटरी सप्लाई दे दिया, एक पॉजिटिव से नेगेटिव में इस तरह से करंट फ्लो करेगी, तो जब इस तरह से इसमें से करंट फ्लो करेगी तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और इसके 2 पोल्स बन जाएंगे। ये एक बार मैग्नेट बन जाएगा आपका जो सोलेनाइड है, एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसा होता है, ये वाला, यानी ये सोलेनाइड इस फॉर्म में इस फॉर्म में आ जाएगा या इस शक्ल में आ जाएगा, जिसका एक नॉर्थ पोल हो जाएगा और एक साउथ पोल हो जाएगा। नॉर्थ पोल बार मैग्नेट वो होता है ना, जिस हर मैग्नेट जो होता है, जो अगर एक स्ट्रेट फॉर्म में आ जाए वो एक बार मैग्नेट है, तो उसके 2 पोल्स होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट नहीं करते ना, डायपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। डायपोल का मतलब है कि उसके 2 पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। और मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट करती है हमेशा फ्रॉम द नॉर्थ पोल और एंड्स होती है एट द साउथ पोल, यानी नॉर्थ पोल से। अगर आप इन सर्कल्स को कंप्लीट करें ना, तो ये इस तरह से बन रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड और साउथ पोल पे एंड करेगी, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करेगी, साउथ पोल पे एंड करेगी, ठीक है। ये मैंने रफली बनाए हैं, लेकिन अदरवाइज ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इस तरह से ओरिजिनेट करके साउथ पोल पे एंड करेगी। अब इस फॉर्म को, सोलेनॉइड को, अगर आप एक स्ट्रेट पिक्चर दे दें, यानी बेसिकली जो पिक्चर है इस टॉपिक की वो ये है, जो कि बेसिक आपकी सर्किट डायग्राम है इसकी डेरिवेशन के लिए। तो पहले हम ये बात इसमें देख लेते हैं, ये आपको सोलेनॉइड की समझ आ गई कि सोलेनॉइड जो है वो टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल होता है, और उस कॉइल में से जब करंट फ्लो करती है तो वो एक बार मैग्नेट बन जाता है। उस बार मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट करती है हमेशा फ्रॉम द नॉर्थ पोल और एंड्स होती है एट द साउथ पोल। द फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। याद रखें कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा यूनिफॉर्म होती है। आप ये देख सकते हैं ना, जितनी मर्जी क्लोज लाइंस हैं लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने जब डायग्राम बनानी है तो बड़ी नीट बनानी है। ये ऊपर डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही है आउट ऑफ द पेपर, और नीचे क्रॉस नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि कॉइल है ना, कॉइल ऐसे ऐसे वाउंड हो रहा है, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, नीचे से अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, डॉट का मतलब है आउट ऑफ द पेपर, क्रॉस का मतलब इनटू द पेपर, आउट ऑफ द पेपर, इनटू द पेपर, आउट ऑफ द पेपर। इस तरह से कॉइल के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही है। और उन्होंने कहा है कि इनसाइड द कॉइल जो आपको नज़र आ रहा है यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि आउटसाइड द कॉइल जो है आप देख सकते हैं इट इज़ सो वीक सो दैट वी कैन निगलेक्ट। इतनी वीक है आउटसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं, वो इतनी वीक है कि आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। आपने कौन सी वाली मैग्नेटिक फील्ड लेनी है, जो इनसाइड द सोलेनॉइड है, विच इज़ यूनिफॉर्म एंड मच स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। बाहर की मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले में वो यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। सिर्फ इसीलिए हम सिर्फ अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसीडर करेंगे, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसीडर नहीं कर रहे इस सर्किट डायग्राम में। आप ये देखें, यूनिफॉर्म का मतलब है पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखें किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट, बी जो है वो राइट की तरफ है। इसके अंदर ये आपने एक रेक्टेंगुलर लूप जो है, एक कॉयल या एक लूप, रेक्टेंगुलर लूप क्लोज्ड कॉयल कोई कहते हैं ना, तो वो हमने कंसीडर कर लिया है ABCDA। यहाँ से उसकी अब एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। पहले आपने डेफिनेशन दी है और आप एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन को बल्कि इस पॉइंट से स्टार्ट कर लें, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट इज़ शोन इन द फिगर। ये लिखने की बेशक ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से स्टार्ट करें। द फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज़ यूनिफॉर्म
एंड मच स्ट्रॉन्ग वेयर एज आउटसाइड द सोलिनाइड। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन आप स्टार्ट कर लें। एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन यहाँ पे लिखने की कहीं जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इधर ये हेडिंग दी है। आपने स्टार्ट इसको यहाँ से करना है, द फील्ड इनसाइड द सोलिनाइड। जहाँ तक डेफिनेशन हो गई सोलिनाइड की, उसके बाद उसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन, जिसमें उसकी डायग्राम को पहले आप एक्सप्लेन करेंगे। ये वाली डायग्राम भी, ये वाली डायग्राम भी, और फिर ये वाली डायग्राम है, और फिर साथ साथ डेरिवेशन भी चलेगी। अब हमने ये रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप। आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल या लूप ले सकते हैं, ABCD और AB की लेंथ क्या है L1, BC की लेंथ क्या है L2, CD की लेंथ क्या है L3, और जो DA है उसकी लेंथ क्या है L4। इस तरह हमने डिफरेंट लेंथ्स ले ली। अप्लाइंग द एम्पियर सर्कुलर लॉ, अब हम इसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई कर सकते हैं। आपने ऊपर जो जनरल एक्सप्रेशन लिखी थी कि सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n B डॉट डेल्टा L, और सबस्क्रिप्ट में R था, इज इक्वल टू म्यू नॉट I, वही एक्सप्रेशन हम इधर लेंगे। सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n। अब आपके n कितने हैं, अब आपके n 4 हैं, 1 2 3 4 साइड्स है ना, तो 4 लेंथ्स हैं। अब आपको पता है तो R शुड बी इक्वल टू 1 to 4। n अब आपका 4 है, आप इधर लिख सकते हैं वेयर n जो है आपका अब वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो 1 to 4 B डॉट डेल्टा L, और नीचे R है इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। करंट इनक्लोज्ड किसको कह रहे हैं, I। ठीक है, यही चीज़ है। अब आप इसको ओपन करके लिखें, सिग्मा को ओपन करें। सिग्मा कैसे ओपन होगा, B डॉट डेल्टा L 1 फर्स्ट के लिए, प्लस B डॉट डेल्टा L 2 सेकेंड के लिए, प्लस B डॉट डेल्टा L 3 थर्ड के लिए, प्लस B डॉट डेल्टा L 4 फोर्थ साइड के लिए। क्योंकि 4 ही है ना आपके पास, 1 to 4, तो आप इनको 4 टाइम्स इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड I। नो वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द B डॉट डेल्टा L फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट। अब आप हेडिंग्स दे के लिख सकते हैं। कैसे हेडिंग देंगे, सबसे पहले आप हेडिंग दे सकते हैं कंसीडर द एलिमेंट AB इज इक्वल टू L1। अच्छा, पहले आप एलिमेंट ये वाला ले लें, AB इज इक्वल टू L1 दैट लाइज इन साइड द सोलिनाइड, और आपको नजर आ रहा है कि ये AB सोलिनाइड के अंदर है। ठीक है, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे जा रही है, अब ये लेंथ किस तरफ है, राइट साइड पे। L1 की एरो किस तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स राइट, और मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरफ है, टूवर्ड्स राइट। दोनों राइट साइड पे, इसका मतलब है दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा शुड बी 0। तो अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी है, फॉर द एलिमेंट AB इज इक्वल टू L1 दैट लाइज इनसाइड द सोलिनाइड, और उसका थीटा आपने देखा है कि कैसे आ रहा है, थीटा इज 0, क्योंकि L1 और B इन द सेम डायरेक्शन है, तो इसका थीटा शुड बी 0। ये थीटा 0 हो गया। अब आप इसको ओपन कर लें, तो B डॉट डेल्टा L1 किसके इक्वल होगा, अब लेंथ क्या है, AB की लेंथ क्या है, L1, स्मॉल L1 है ना, तो आप इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा L1 B और कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह अब आपके लिखेंगे 0, एंड व्हाट इज कॉस 0, आप इसको कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं, वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि कॉस 0 शुड बी 1, सो दिस इज L1B। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई ड्यू टू द एलिमेंट AB जिसकी लेंथ L1 थी। अब आ जाए फॉर द एलिमेंट CD। ये देखें CD जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ये जिसकी लेंथ क्या है L3। अब ये आउटसाइड द सोलिनाइड है। हमने कहा था कि आउटसाइड द सोलिनाइड मैग्नेटिक फील्ड इतनी वीक है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। सो फॉर अब इसकी आप हेडिंग बना लेंगे, फॉर द एलिमेंट CD इज इक्वल टू L3 दैट लाइज आउटसाइड द सोलिनाइड द मैग्नेटिक फील्ड B इज 0। ये इसकी हेडिंग बना लेंगे आप, जैसे ये हेडिंग बनाई है इसी तरीके से। अब आप इसमें थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, और आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, डॉट में अगर एक भी 0 हो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर शुड बी 0, सो दिस आंसर शुड बी 0। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाएं फॉर द एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स इकट्ठे लेते हैं BC और DA। BC की लेंथ क्या है, BC की लेंथ क्या है, ये देखें L2, और DA की लेंथ क्या है L4। दोनों आपस में पैरेलल नज़र आ रहे हैं ना आपको, एक दूसरे के आमने सामने। तो BC की लेंथ थी L2 और DA की लेंथ है L4। हम दोनों को इकट्ठा इसलिए कंसीडर करें कि दोनों ही आपको अगर नज़र आ रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये L2 उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। इसी तरह ये मैग्नेटिक फील्ड है और L4 कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो दोनों BC और DA दोनों क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड B के साथ। इसलिए इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं फॉर द एलिमेंट्स BC इज इक्वल टू L2 एंड DA इज इक्वल टू L4, और थीटा उसका क्या है 90। तो अगेन B इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L4 इन साइड द सोलिनॉइड एंड इज 0।
मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई है, अगेन जीरो हो गई है। क्यों जीरो हुई है? क्योंकि थीटा इन दोनों लेंथ्स के लिए क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, और थीटा 90 आने की वजह से ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है cos 90 जीरो होता है ना, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बी डॉट डेल्टा L2 और बी डॉट डेल्टा L4 जो है वो भी जीरो होगा। इसका मतलब है लेंथ सिर्फ एक ही सी आंसर आ रहा है आपका, ये वाला फर्स्ट ए बी की वजह से, जो कि इनसाइड द सॉलिनॉइड भी थी और पैरेलल टू द बी भी थी। ठीक है, तो ये वाला लेंगे L1B। इसका मतलब है आप अपना बी डॉट डेल्टा एल जो आपने खोला था वो किसके इक्वल आ गया था, BL1, और दूसरी तरफ क्या था, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट इन टाइम्स इनटू करंट इनक्लोज्ड, ये था ना बी डॉट डेल्टा एल। अब ये देखें L2 वाली टर्म भी ज़ीरो हो गई, L3 वाली टर्म भी ज़ीरो हो गई, L4 वाली टर्म भी ज़ीरो हो गई, ये सारी ज़ीरो हो गई है ना। सिर्फ ये वाली टर्म बची बी डॉट डेल्टा L1 जो कि आ गई BL1, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड आई, यानी म्यू नॉट आई के इक्वल आ गई। ये हमने इधर काम किया है। अब टू फाइंड बी, अगर आप इसमें से करंट इनक्लोज्ड कंसीडर द रेक्टेंगुलर सरफेस बाउंडेड बाय द लूप ABCDA, तो अगर अब हमने इसमें से बी की वैल्यू निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो किस तरह से निकालेंगे कि आप इसमें ये BL1 आ गया, म्यू नॉट इफ़ देयर आर टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स। अभी तो हमने खुद से कंसीडर किया था ना कि 1 2 3 4 साइड्स हैं। अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स को कंसीडर कर लें इस सॉलिनॉइड के अंदर, तो n नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हो तो स्मॉल n क्या होगा, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल N जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को शो करता है, और स्मॉल n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को। तो यहाँ से जो कैपिटल N है उसकी वैल्यू अगर आप लेंथ जो डिवाइड हो रहा है उस तरफ ले जाएं, तो कैपिटल N शुड बी इक्वल टू स्मॉल n इंटू L। ओके स्टूडेंट्स, ये आप राइट डाउन कर सकते हैं साइड पे कि कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सॉलिनॉइड, एंड स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को डिफाइन करता है। तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू L, ये। और इसकी वैल्यू अब आप इससे ऊपर एक स्टेप लिख सकते थे जो इन्होंने नहीं लिखा, कि BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। n कौन सा लेना है, कैपिटल N। तो ये स्टेप आप इससे ऊपर कर सकते हैं ना कि BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NI वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इस n की वैल्यू अब आप पुट कर सकते हैं ना, ये NL1, क्योंकि कैपिटल N इक्वल होता है ना स्मॉल n इंटू स्मॉल l, तो इसकी जगह ये आप NL1 जो है ये यहाँ पर पुट करेंगे। ये L1 इस L1 से कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n I वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ से अब आप इसका रिजल्ट लिख लेंगे। टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड B इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड ग्रिप रूल से। वो क्या था कि होल्ड द सॉलिनॉइड इन द राइट हैंड विद द फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जैसे कि ये कर रहा है कि अगर आप फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर देंगे तो थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। यानी आपने पहले तो ये पढ़ा था ना कि अगर आप होल्ड करते हैं कॉइल को अपने राइट हैंड से, तो जो डायरेक्शन ऑफ द थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता था, और 4 फिंगर्स जो हैं वो कर्ल्ड होती थी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये उसके उल्ट कह रहे हैं, यानी इसका मतलब है इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है कि अगर आप सॉलिनॉइड को होल्ड करते हैं अपने राइट हैंड से, तो जो कर्ल फिंगर्स हैं जैसे ये हैं वो शो कर रही हैं किसको, डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो थंब है आपका वो अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड किसको कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब आपकी उंगलियां जो हैं, 4 उंगलियां जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो करंट को शो करेंगी, जैसे ये इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, और जो आपका थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। तो इस तरह से भी राइट हैंड रूल को आप पढ़ सकते हैं, ये आप डूजुनो में देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डूजुनो में आपका सॉलिनॉइड एक बार मैग्नेट ही था ना, तो ये उन्होंने कहा है द करंट लूप कैन बी इमेजिन टू बी अ फैंटम बार मैग्नेट विद अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। इस तरह से आप एक बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट में अगर आप फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो कर्ल फिंगर्स आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करती हैं, और जो थंब होता है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, जो कि आपका रिजल्ट भी आ रहा है इन द केस ऑफ सॉलिनॉइड, क्योंकि सॉलिनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह ही रिप्रेजेंट करता है जब उसमें से करंट फ्लो करती है, आपने पढ़ा था। ये जो नीचे फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आपको नज़र आ रहा है कि ये उसी तरह के 2 बार मैग्नेट्स हैं जो आपने ऊपर देखा है कि किस तरह से एक सॉलिनॉइड जो है करंट कैरिंग सॉलिनॉइड एक बार मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है, और जब उसकी 4 फिंगर्स जो हैं वो शो कर रही हैं उसकी डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है इन अ बार मैग्नेट और अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। इसी तरह से ये 2 बार मैग्नेट्स हैं, आप देख सकते हैं
अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन हो रही है, जबकि जो लाइक पोल्स हैं साउथ साउथ पोल या नॉर्थ नॉर्थ पोल अगर आप रखें तो उनमें रिपल्शन होती है। ठीक है, टू अपोजिट पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट जो है या करंट कैरिंग सोलिनॉइड दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि दोनों में सिमिलर डायरेक्शन आपको नजर आ रहा है कि दोनों में जो एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो फ्लो कर रही है। ठीक है, तो सिमिलर डायरेक्शन ऑफ करंट है, दैट्स वाई दे विल अट्रैक्ट ईच अदर इन टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट और अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, वेयर एज इन टू सिमिलर पोल्स whether they are two south south poles or two north north poles, there will always be a repulsion, and the repulsion will occur due to the flow of current in the opposite directions. You can see कि ये वाला जो बार मैग्नेट है आपको नजर आ रहा है इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द करंट है, वेयर एज ये जो दूसरा बार मैग्नेट आपको नजर आ रहा है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द करंट है। तो ड्यू टू द करंट रिवर्सल, दोनों में करंट की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, एक में एंटी क्लॉकवाइज और एक में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द करंट है, दैट्स वाई देयर विल बी अ रिपल्शन बिटवीन द टू सिमिलर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट। दिस इज जस्ट क्वाइट सिमिलर टू द वो जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि टू सिमिलर चार्जेस जो है दे विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर वेदर दे आर टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव चार्जेस, वेयर एज टू ऑपोजिट चार्जेस जो था यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज वो अट्रैक्ट करते थे। सिमिलर इन द केस फॉर द मैग्नेट वी कैन सी कि अगर हमारे पास दो बार मैग्नेट्स हैं तो उनके ऑपोजिट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर पोल्स जो हैं वेदर दे आर साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ पोल, ड्यू टू द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट्स दे विल रिपेल ईच अदर। सो द फैंटम मैग्नेट included for each loop helps to explain the attraction and repulsion between the loops। तो हम इस बार मैग्नेट की मदद से हम अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द लूप्स जो है उसको हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे दो सिमिलर और ऑपोजिट चार्जेस के बारे में हमने देखा था। अब ये एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड है आपके सोलिनॉइड के टॉपिक से। आपने सोलिनॉइड के टॉपिक में ये लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड उन्होंने आपको दिया 15 सेंटीमीटर। पहले आप डाटा बनाएंगे और इसको आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 से डिवाइड करके, ठीक है, ऐसे यूनिट में डाटा बनाएंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किनको कहते हैं, कैपिटल एन को। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहाँ पर उन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं तो ये कैपिटल एन होगा और जो करंट इसमें से फ्लो कर रही है वो 5 एम्पेयर है। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जस्ट लाइक एप्सिलॉन नॉट की जो कांस्टेंट वैल्यू आपने याद की थी उसी तरीके से ये जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं तो म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू ये होती है कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए आपको इसको ये आपको याद होनी चाहिए। 4 पाई × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। अब आपने क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी निकालना है सिंपली इनसाइड अ सोलिनॉइड। तो अभी आपने बी का फार्मूला पढ़ा है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये वाला फार्मूला आपने इधर यूज करना है, लेकिन इस फार्मूले में आपको स्मॉल एन चाहिए। तो स्मॉल एन आपको कहाँ से मिलेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ करके, जैसे कि मैंने आपको अभी डिफाइन किया है कि स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आप नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 300 डिवाइडेड बाई यूनिट लेंथ को आपने ये जो मीटर में कन्वर्ट किया 0.15 ये निकालेंगे तो यहाँ से 2000 टर्न्स पर मीटर जो है वो स्मॉल एन की वैल्यू आ गई। बी आपके पास बी आपने कैलकुलेट करनी है, म्यू नॉट आपके पास कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, स्मॉल एन हमने निकाली और करंट आपको गिवन है। ये वैल्यूज आप इसमें पुट करें तो बी जो है जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं उसकी वैल्यू 1.3 × 10⁻⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करें ना, तो जब भी हम बी को एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कंसीडर करते हैं तो हम वेबर पर मीटर स्क्वायर मैंने आपको बताया था इसकी यूनिट ले सकते हैं। अदरवाइज हम टेस्ला में भी इसको लिख सकते हैं जब हम इसे एज अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के तौर पर पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट्स इनफ फॉर टुडे। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगर कोई मसला हो परेशानी हो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर योर अटेंशन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।